नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंद्र मिशन में नया मील का पत्थर, चंद्रयान 4 के लिए साउथ पोल के पास माउंस माउंटेन साइट पर। आईआरसीटीसी की विशेषता, भारत गौरव ट्रेन श्रद्धालुओं के लिए 8 से 9 दिन में ज्योतिर्लिंग और अक्षरधाम मंदिर दर्शन का सुनहरा मौका। सेशेल्स राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी भारत में पीएम मोदी के महासागर विजन के तहत द्विपक्षीय सुरक्षा, विकास और सहयोग को नई ऊंचाई। सुप्रीम कोर्ट का उन्नाव केस पर बड़ा आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट को 3 महीने में सुनवाई और फैसला देने का निर्देश, न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक देरी पर रोक। फरीदाबाद हाई सिक्योरिटी जेल में AQIS आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या, मर्डर केस के आरोपी कैदी ने किया वार, जांच में जुटी पुलिस। इसरो ने अपने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के साउथ पोल के पास संभावित लैंडिंग साइट की पहचान कर बड़ी सफलता हासिल की है। चंद्रयान 2 से प्राप्त हुई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिकों ने माउंस माउंटेन क्षेत्र को सबसे सुरक्षित और उपयुक्त स्थान माना है। करीब 6000 मीटर ऊंचा यह पहाड़ अपनी अपेक्षाकृत सपाट चोटी के कारण लैंडिंग के लिए अनुकूल माना जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय लॉन्च के समय लिया जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह इलाका लंबे समय तक सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है और यहाँ वाटर आइस मौजूद होने की भी प्रबलंबन संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अध्ययन को LPSC 2026 में प्रस्तुत किया गया है, जहां बताया गया कि चंद्रयान 2 के शक्तिशाली कैमरे से मिली 32 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों ने सतह की संरचना और ढलान और क्रेटर का सटीक आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के भारत दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी 10 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। सेशेल्स पीएम के महासागर विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे लंबे समय से संबंध है और यह एक ऐसी साझेदारी है जो अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई है। हमने छोटे और बड़े विकास प्रोजेक्ट, क्षमता निर्माण और ट्रेनिंग पहलों के मिश्रण के माध्यम से सेशेल्स के विकास में योगदान दिया है। समुद्री पड़ोसी होने के नाते हम समुद्री डकैती, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों और मानव तस्करी जैसी आम चुनौतियों का सामना भी करते हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआरसीटीसी ने देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत ज्योतिर्लिंग दर्शन और अक्षरधाम मंदिर यात्रा के लिए विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन विशेष रूप से बिहार और पूर्वी भारत के श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। आईआरसीटीसी के एरिया ऑफिसर अमित प्रकाश के अनुसार ट्रेन 11 मार्च को भागलपुर से रवाना होकर 19 मार्च को यात्रा पूरी करेगी। रात 8 और 9 बजे दिन की इस यात्रा में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर और ज्योतिर्लिंग, द्वारिकाधीश, बेट द्वारका और अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। ट्रेन भागलपुर से चलकर जमालपुर, किऊल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, जहानाबाद, गया, सासाराम सहित कई स्टेशनों से यात्रियों को सवार करेगी और 700 सीटों में से करीब 200 की बुकिंग हो चुकी है और आईआरसीटीसी ने जल्द ही बुकिंग की भी अपील की है। हेलेनिक रिपब्लिक के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर निकोलाओस ने कहा कि डेंडियास के साथ अपनी मुलाकात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि भारत ग्रीस के साथ अपनी लंबे समय से चली आ रही भरोसेमंद साझेदारी को बहुत महत्व देता है। हमारे संबंध शांति, स्थिरता और स्वतंत्रता, कानून के शासन के साझा मूल्यों पर आधारित है। 2023 में हमारे प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान हमारे द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया गया था। फरवरी
2024 में ग्रीस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ने इसे बढ़ती साझेदारी को और मजबूत किया। इस यात्रा के दौरान सुरक्षा, रक्षा, अर्थव्यवस्था, भारत EU संबंधों पर सहयोग और एक बहुपक्षीय मंच के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हाई प्रोफाइलिंग लैम्बोर्गिनी हादसे में नया मोड़ आ गया है। कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के वकील मृत्युंजय कुमार ने दावा किया है कि दुर्घटना के समय शिवम कार नहीं चला रहा था, बल्कि उसका ड्राइवर मोहन गाड़ी चला रहा था और आज महज एक एक्सीडेंट का मामला है। वकील के अनुसार शिवम की तबीयत खराब रहती है और जब वह ड्राइविंग सीट पर नहीं था तो उसके खिलाफ केस नहीं बनता। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बाउंसरों को शिवम को ड्राइविंग सीट से हटाते हुए देखा जा रहा है, जिससे मामले पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि लापरवाही के आरोप में ग्वालटोली थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ FIR दर्ज की है और शिवम मिश्रा को भी जांच के दायरे में रखा गया है। यह हादसा रविवार दोपहर VIP मार्ग पर हुआ था, जब करीब 10 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें कम से कम 6 लोग घायल हुए। अधिकारियों के मुताबिक शिवम की मेडिकल जांच कराई जाएगी, जबकि परिवार ने नशे के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसे मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं। जो भी होगी, जो भी अब आगे कार्रवाई होगी वो माननीय न्यायालय से होगी। माननीय न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन पड़ चुकी है। जो भी अब आगे कार्रवाई, कल की डेट फिक्स है, कल की डेट हियरिंग के लिए फिक्स है। जो भी होगा माननीय न्यायालय के समक्ष जो है उपस्थित होकर के होगा। मैं आपके सारे जो है क्वेश्चंस का आंसर मैं कर चुका हूँ। जो भी अब आगे कार्रवाई होगी माननीय न्यायालय के थ्रू होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या अटैक पड़ा था कोई? अब वो बीमार रहते हैं, लेकिन मतलब अभी ऐसा जब वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, जब वो एक्चुअली में ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है और एक्सीडेंट का जो केस है जो FIR दर्ज हुई है वो एक्सीडेंट पर FIR दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। भाजपा सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले भी कई आरोप लगा चुके हैं और लगातार बयान देते रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक वरिष्ठ राजनेता और नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उन्हें अपने बयानों में मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। समीक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है और लोग यह देख रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, भाजपा और NDA का पक्ष क्या है और उसी आधार पर जनता अपना निर्णय देगी। राहुल गांधी एक सीनियर पॉलिटिशियन है और इतना बड़ा पार्टी का नेता है, नेता विपक्ष है दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र में, तो उसको ये समझना चाहिए कि किस जगह में मर्यादा का एक स्तर को मेंटेन करना चाहिए। उन्होंने तो सारे हद पार कर चुके हैं। ऐसा बहुत सारे किताबें हैं जो उसका परिवार का सदस्यों ने लिखा हुआ है, जिसमें बहुत सारे कोट्स हैं, बहुत सारे घटनाएं हैं, तो उसका ऊपर चर्चा चलेगा। ऐसे जो भी आपका मन में आए वो आप बोल सकते हैं। इस देश की अंदरूनी सुरक्षा, ये देश की सम्मान, पूरा दुनिया का सामने भारत की लोकतंत्र, भारत की संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला अगर किसी ने ऐसा स्टैंड ले लिया तो उसको रोकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कांग्रेस को और सारे पॉलिटिकल पार्टी को इस ऊपर एक सहमत बनाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 9 फरवरी की रात अचानक दिल्ली दौरे से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि देर रात उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और आज सुबह मुंबई लौट आए। इस दौरे को राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम और संभावित दलगत पुनर्गठन से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में संभावित मर्जर को लेकर भी अटकलें तेज हैं। इसी बीच डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार आज शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगी। डिप्टी CM ऑफिस के मुताबिक यह शपथ के बाद उनकी गुडविल विजिट है, लेकिन फडणवीस के सीक्रेट दिल्ली दौरे के बाद इसे खास महत्व दिया जा रहा है।
उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहेंगे। हालिया जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में भाजपा 233 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि अजित पवार गुट को 167 और शिंदे सेना को 162 सीटें मिली हैं। कुल 731 सीटों में से महायुति ने 562 सीटें जीतकर बढ़त बनाई है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 125 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर दिल्ली से। उन्नाव मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केस पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट में सूचीबद्ध है, इसलिए हाई कोर्ट इस पर आउट ऑफ टर्न सुनवाई करते हुए 3 महीने के भीतर निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए ताकि न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राहत देने के बजाय प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया है और अब आगे की कार्रवाई व अंतिम निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा। कुलदीप सेंगर के सजा और जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सुनवाई को जो है आउट ऑफ टर्न को लेकर जो है हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और जल्द से जल्द जो है इस पूरे मामले के निपटारे करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल सिंह हैं। सर, ये क्योंकि कुलदीप सेंगर का मामला काफ़ी गंभीर है, काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, आज पूरे दिन जब ये मामले की सुनवाई हुई, क्या क्या इस सुनवाई में रहा और आगे अब इस सुनवाई को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया था कि फेयर ट्रायल और स्पीडी ट्रायल ये किसी भी कंप्लेनेंट का या पिटिशनर का भाग होगा। उसी के तहत आज सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ही जजमेंट में 2 रिलीफ दी है। पहला, जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको उलट दिया है, उनको जमानत नहीं दी जाएगी। दूसरा, कुलदीप सिंह सेंगर को यह रिलीफ मिला है कि 3 महीने के अंदर उनके पूरे डिसीजन को हाई कोर्ट सुनेगी और हाई कोर्ट सुनने के बाद वो पूरे मैटर को डिसाइड करेंगे और 3 महीने के अंदर आउट ऑफ टर्न जाके उस पूरे मामले की सुनवाई कर सकती है। हो सकता है कि डे टू डे हियरिंग भी ऑनरेबल हाई कोर्ट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया प्रेशर में नहीं आके जो न्याय के पक्ष में था वो न्याय दिया है और आगे चलकर कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही अच्छे जजमेंट आने वाले हैं। लेकिन 304, 302 का भी जो आर्टिकल है उसके बारे में बात कही गई है। हालांकि सजा और को लेकर जो ये याचिका लगाई गई थी, लेकिन दूसरी तरफ से जो पीड़िता है वो लगातार इस तरह की मांग कर रही है कि कड़ी सजा होनी चाहिए कुलदीप सेंगर को, क्योंकि अब हाईकोर्ट में दोबारा ये मामला पहुंच चुका है। तो हाईकोर्ट को क्या लगता है कि ये लंबी अवधि में जाएगा या फिर 3 महीने के अंदर चीजें खत्म? नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बाउंड है। विदिन 3 मंथ वो अपने डिसीजन को देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पीड़िता का बयान है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट इस चीज को सुनने वाली नहीं है, क्योंकि पीड़िता का सिर्फ बयान ही बयान आ रहा है, कहीं पर वो कोई प्रूफ देने के लिए तैयार नहीं है। वो उनका जो एविडेंस है, जो स्टेटमेंट है, जो पॉक्सो के एक्ट के अंतर्गत माना जाता है कि स्टर्लिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टर्लिंग एविडेंस होना चाहिए, वो स्टर्लिंग एविडेंस नहीं है। वो कभी कहती हैं कि 2 बजे रेप हुआ, कभी कहती हैं 4 बजे हुआ, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे। और एक एक्यूज्ड के घर, जो उनके पिता चाचा की झगड़े चल रहे हैं, उनके घर वो नौकरी लेने 8 बजे रात को गई ही क्यों? तीसरी बात, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही साफ कर दिया था इस पूरे मामले में कि इन्हें पब्लिक सर्वेंट ना माना जाए, जो कि आईपीसी के डेफिनेशन 21 में कहा भी गया है। और AR अंतुले के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने डिसाइड किया है कि MLA को पब्लिक सर्वेंट नहीं मानेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उसे मान लिया कि AR अंतुले का जजमेंट सही है, पब्लिक सर्वेंट अभी हम नहीं मान सकते। अगर आगे इस जजमेंट को पलटना होगा तो सुप्रीम कोर्ट को 9 जजों की बेंच बैठानी पड़ेगी। लॉन्ग डिस्कशन चलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे और वो पूरी डिस्कशन खत्म हो जाने के बाद ही जजमेंट आएगा। तो कहीं ना कहीं आज राहत की सांस कुलदीप सिंह सेंगर के लिए भी है और राहत की सांस लड़की के वकील के लिए भी है। और सबसे बुरा दिन अगर किसी का रहा है तो लड़की के एडवोकेट महमूद प्राचा का रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि हमने आपका बार काउंसिल का ID एक बार बचा लिया है, दूसरी बार हम आपको मौका नहीं देंगे। अगर इस बार आपकी गलती आई और मीडिया ट्रायल करते हुए पकड़े गए तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आखिरी 2 क्वेश्चन रह गए, क्योंकि आज CJI ने कहा कि कसाब जैसे मामलों का भी उन्होंने उदाहरण दिया। दूसरा, जो कुलदीप सेंगर ने सजा काटी अब तक, एक लंबी अवधि का भी जिक्र किया। क्या अगर ये चीज़ें अगर कुलदीप सेंगर के फेवर में आती है तो जो सजा अभी तक उन्होंने काटी है, इसको लेकर भी कुछ आगे चीज़ें होंगी या फिर उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट या माफी हाई कोर्ट जो है एक अलग आदेश तय कर सकता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहली चीज़ कि कसाब का जिक्र क्यों हुआ।
कई लोग यह कह रहे थे कि फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है। पीड़िता बार बार कह रही थी कि जज ने 50 लाख ले लिया, 2 करोड़ ले लिया और हमारे खिलाफ जो है जजमेंट दे दिया। उसी पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि फेयर ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ गारंटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। और उस पर उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर यह कहा कि 26/11 के हमलावर जिसका वीडियो फुटेज था, सब कुछ था, गोली मारते हुए, उसको जब हमने फेयर ट्रायल का मौका दिया तो कुलदीप सिंह सेंगर को भी फेयर ट्रायल का मौका देंगे। जो गलती निचली अदालतों से हुई है उसको सुधारने की बात भी अगर हो सकेगा तो आगे चल के करेगा और किसी को न्याय से वंचित नहीं रखा जाएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा जो आपका वैलिड क्वेश्चन है कि क्या अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट उन्हें मान लेती है कि वो विक्टिम नहीं है और उन्हें यह कह देती है कि उन्होंने अपराध नहीं किया है तो उनका वो 10 साल वापस कर सकती है। इसके लिए सेक्शन 211, 218 आईपीसी का है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि ऐसे लोग जो झूठे कंप्लेन कराते हैं उनके खिलाफ भी केस दर्ज होने चाहिए और उनको भी इक्विवेलेंट सजा भुगतनी चाहिए। तो आगे चलकर अगर दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें माफ कर देता है, एक्विट कर देता है, तो वो लड़की के खिलाफ भी फॉल्स एलिगेशन लगाने का केस कर सकते हैं, डिफामेशन का केस कर सकते हैं और हो सकता है कि आगे चलकर ऑनरेबल कोर्ट सो मोटो एक्शन लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लड़की के लिए लगाए, क्योंकि वो मीडिया में है बोलती हुए, धरने देते हुए बोलती हुई नजर आती हैं कि किसी ने 2 करोड़ लेके जजमेंट दे दिया, सब बिके हुए हैं। अगर जज की बेटी के साथ होता तो वो क्या करता? तो ऐसे बयान कोई विक्टिम नहीं दे सकता। और वही विक्टिम है जिन्होंने अपने चाचा और मम्मी के खिलाफ 7 करोड़ का एलिगेशन लगाया है कि केस मैनेजमेंट में मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो कहीं ना कहीं अभी तक ये मामला पूरा मीडिया ट्रायल का चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि मीडिया ट्रायल से हम प्रभावित नहीं होने वाले हैं। उस मीडिया ट्रायल को करने वाले महमूद प्राचा को भी सख्त टिप्पणी की है कि अगर अब हम आपको किसी चैनल पे इस केस से रिलेटेड बयान देते हुए देख लिए तो आपकी बार आईडी को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आप इसमें एडवोकेट हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात करते विशाल सिंह, जिन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट जो है सुनवाई करेगा और अब हाईकोर्ट जो है जब इसकी सुनवाई करेगा तो उसमें तमाम तथ्यों को देखते हुए जो है जिक्र होगा और उस पूरे मामले पर जो है अब तरीके से सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर जो है इस पूरी सुनवाई को खत्म किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनकी मौजूदगी देखी जाएगी। बांकीपुर से 5 बार के विधायक रहे और मंत्री पद से दे चुके हैं इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर बताया जा रही है कि सदन की कार्यवाही में लेंगे भाग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन आज पहुंचेंगे बिहार विधानसभा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से विवेक रंजन जी। जी विवेक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन आज पहली बार विधानसभा की कार्यवाही में पहुंचने वाले हैं, किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन आज जो है पहली बार जो बजट सेशन में जो शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। विधायक हैं अभी वो, बांकीपुर से 5 बार के विधायक है। जब वो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी उस समय से चर्चाएं तेज हो गई थी कि वो विधायकी छोड़ेंगे और उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी समय उनको कैबिनेट से जरूर इस्तीफा दिलवा दिया गया। 2 विभाग की उनके पास जिम्मेदारी था, पथ निर्माण विभाग और एक नगर विकास, दोनों विभाग से उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया, लेकिन विधायकी था उनका बरकरार रहा। विधायकी को लेकर आज वो है विधानसभा पहुंचेंगे, क्योंकि सदन का वो नेता है तो एक दिन उनको भाग लेना अनिवार्य है। और ऐसे में आज वो सदन में पहुंचेंगे 12 बजे के करीब और उसके बाद जो है अपने बांकीपुर क्षेत्रों में जो उनके शासनकाल में जो मंत्री पद रहते हुए जब उनका कार्य जो किया गया था उस कार्य को निरीक्षण करने भी पहुंचेंगे, जहां उनको लेकर जो है सुरक्षा के लेकर पूरी तरीके से तैयारियां विधानसभा के अंदर में अमूमन रहता ही है, लेकिन और भी जो सुरक्षा फोर्सेस है वो बढ़ा दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ जो है बांकीपुर के जो उनका विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर जाके वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। मंदिर स्थित जो नाला बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। उस समय जो अभी विभाग के मंत्री हैं और बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, नगर विकास आवास विभाग का, वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो है उनका बजट सेशन में शामिल होना कहीं ना कहीं काफी मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि जो कोई एक विधायक जो है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। क्योंकि अमूमन शुरू से देखा गया है कि अगर जो भी बीजेपी का जो पदभार जो संभाला राष्ट्रीय अध्यक्ष का
वो चाहे माफ करिएगा, लोकसभा के सदस्य हो या फिर वो राज्यसभा के सदस्य हो, दो जगह के सदस्य रहता है। लेकिन एक जो है विधायक को उठाकर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो उनका जो दायित्व है नितिन नवीन, उनकी जो दायित्व बढ़ गई है। इसके साथ ही साथ उनका जो है बाकी कुछ विधायक हैं तो उनके अपने क्षेत्र के भी मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लेकर भी सदन के पटल पर रखेंगे। और तमाम जो बातें हैं जो जिक्र होगी, अब देखने वाली बात होगी जब वो सदन की कार्रवाई में जब भाग लेते हैं तो उनका क्या कुछ जो तेवर रहता है। जी, बांकीपुर से 5 बार के विधायक रहे नितिन नवीन की इस मौजूदगी का कार्यकर्ताओं पर क्या असर दिखेगा, क्या संभावना है, क्या जानकारी इस पर? बिल्कुल, कल जो 2 दिवसीय के दौरे पर पटना पहुंचे थे, तो कल उनका अभिनंदन समारोह किया गया था। उसी समय उन्होंने कार्यकर्ताओं को हुंकार भरा के, देखिए अहंकार मत पालकर चलिए, कार्यकर्ता बनकर, कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ बिहार सरकार के जो तमाम उनके जो मंत्री को बीजेपी कोटे से, उन तमाम मंत्रियों को उन्हें हिदायत दी कि अहंकार बनकर मत पालिए, कार्यकर्ता बनकर जो है वो आगे चलिए, तभी आगे जो है पार्टी जो है सबको देखेगी। हम उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया, देखिए हम किस तरीके से एक विधायक थे, आज आप ही लोग के बदौलत जो है हमको पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में जो है काफी उत्साह है। और साथ ही साथ जब वो अपने क्षेत्र जाएंगे, अमूमन देखते हैं कि एक प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जाता है कि जब पार्टी का एक बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनको प्रोटोकॉल में जो है कोई घुस न पाए। जैसे नितिन नवीन का जो जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनका बिहार जो आगमन है पहला बार हुआ है, उन कार्यकर्ताओं से उसी अंदाजे में मिलते थे जैसे पहले लोगों से मिलते थे। सुरक्षा का कोई लिहाज नहीं। नितिन नवीन ऐसे बिहार के नेता हैं जिनको किसी से दुश्मनी, सब लोग उनको विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के लोग, तमाम जो लोग हैं वो मानते हैं। और इसी का जो उदाहरण है, बांकीपुर से वो 5 बार के विधायक है। जब उनके पिता नवीन सिन्हा के 2005 में मौत हो गई थी, तो उसके बाद जो सहानुभूति के तौर पर वो जो उपचुनाव लड़े, उपचुनाव में उनकी जीत हुई, फिर उस समय से बरकरार जो अभी तक जो है विधायक हैं। तो ऐसे में उनका विधायकी छोड़ना काफी संजय कहा जाता है कि अगर विधायकी छोड़ देंगे, कोई वहां पर अगर चुनाव होगा तो कोई और विधायक वहां पे चुनेंगे। जिस तरीके से नितिन नवीन का जो कार्यकाल रहा उस तरीके से वो विधायक नहीं करेंगे। इसलिए बीजेपी जो है तमाम चीजों को सोच समझकर जो है नितिन नवीन को जो है विधायक पद पर रहने दिया है। जी, आगामी भी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और आने वाले अभी भी यहाँ पे भी आने वाले चुनाव के लिए आज से ही संगठन को एक्टिव मोड में लाने की कोशिश है। इनका ये दौरा क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। पहला जो बंगाल का चुनाव देख लीजिए, जहां ममता बनर्जी का लगातार वहां पे शासन है। तो ऐसे में पहला जो इनका चुनौती जो रहेगा बंगाल में अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में जातीय फैक्टर देखा जाता है, लेकिन बंगाल में उसकी जातीय फैक्टर नहीं देखा जाता है। लेकिन बंगाल में भी जो है जिस जाति से नितिन नवीन आते हैं वहां पे उनकी अच्छी खासी आबादी है। तो ऐसे में लेकर उस लिहाज से अगर नितिन नवीन वहां पे अपना परचम लहरा पाते हैं, जिस तरीके से बीजेपी का वहां से शुरू से जो इतिहास रहा कि वो अपने सत्ता से में सब बेदखल रहे हैं और क्या नाम उनका जो उतनी सीट भी नहीं आती है। तो ऐसे में लेकर नितिन नवीन का ये पहला चुनौती होगा बंगाल के बाद असम चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश चले जाइए, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इन तमाम जगहों जो है उनकी काफी चुनौती होने वाली है। तो पहला जो चुनौती होगा वो बंगाल में होगा। उसके बाद बिहार में भी चुनौती, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के सहयोग से ही लगातार जो है बीजेपी बिहार में सत्ता में है। तो ऐसे में बिहार में किस तरीके से जो है अपनी पार्टी को जो है मजबूत करने में कामयाब होंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बिहार में जो है बीजेपी के कई गुट बटे हुए हैं, जिसकी पहले भी हमने चर्चा की थी कि बीजेपी के एक गुट जो है संजय जायसवाल का गुट है, तो एक जो गुट है दिलीप जायसवाल का गुट है, तो एक गुट जो है सम्राट चौधरी का गुट है। ऐसे तमाम कई गुट बटे हुए हैं। तो उसको पूरी तरीके से एक करने में जो है नितिन नवीन का जो है जद्दोजहद रहेगा। जब नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे तो कई नेता जो हैं इनको उस तवज्जो नहीं देते, जिस तरीके से इनकी उम्र है 45 साल के हैं और इनको कई नेता जो वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन आज वही नेता जो है इनको प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है इनको जो चुनौती के साथ साथ अपना प्रदेश को भी संभालने के लिए काफी चुनौती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, ज्यादा जानकारी के देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।